चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। समय में बहुत पीछे हम जा रहे हैं, प्राचीन भारत के उस दौर में जिसने आने वाली सदियों की, मतलब आज की भी, नींव रखी। हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक युग की। देखते हैं कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी, कैसे ये बनी और इसने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि हम 3,500 साल पहले के बारे में जानते कैसे हैं। मतलब उस जमाने की कोई बहुत बड़ी बड़ी इमारतें या खंडर तो मिलते नहीं, तो फिर इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनके शब्दों में, उनके लिखे हुए पवित्र ग्रंथों में। यही वो खजाना है जो हमें उस दुनिया की एक जबरदस्त झलक देता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वैदिक युग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर उनके ज्ञान के जो सोर्स हैं, यानी जो ग्रंथ हैं, उन्हें समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि शुरुआती दौर में जिंदगी कैसी थी और बाद में उसमें क्या बड़े बदलाव आए। और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की, जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये वैदिक सभ्यता आखिर थी कब और कहाँ? कहानी को समझने के लिए इसका टाइम और जगह जानना तो जरूरी है ना? तो देखिए, वैदिक काल का जो समय है वो करीब करीब 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक का माना जाता है। और इसे समझने के लिए हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है शुरुआती दौर, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा है बाद का दौर, यानी उत्तर वैदिक काल। तो जैसा हमने पहले बात की, हमारी सारी जानकारी का सोर्स क्या है? वो है उनके पवित्र ग्रंथ। यही वो किताबें हैं जो हमें इस पूरे युग की कहानी सुनाती हैं। और इस जानकारी के बिल्कुल सेंटर में है वेद। वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। और ये सिर्फ पूजा पाठ के भजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय के समाज, उनकी सोच, उनके जीने के तरीके, हर चीज का आईना है। अच्छा, तो वेद मुख्य रूप से 4 हैं और हर एक का अपना एक अलग फ्लेवर है। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजन हैं। फिर आता है सामवेद, जो इन्हीं भजनों को सुर और संगीत देता है। मतलब ये एक तरह से धुनों की किताब है। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा पाठ के तौर तरीके और नियम कायदे हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जो रोजमर्रा की जिंदगी, बीमारियों के इलाज, यहां तक कि जादू टोने और मंत्रों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ वेदों पर ही खत्म नहीं हुई। ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहा। समय के साथ और भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों को और डिटेल में समझाया गया। आरण्यकों में उनके गहरे, मतलब दार्शनिक मायनों पर बात हुई। और उपनिषदों ने तो सवाल जवाब का एक नया दौर ही शुरू कर दिया। मतलब पूजा पाठ से आगे बढ़कर जिंदगी और ब्रह्मांड के बड़े बड़े सवालों पर गहरी बहस होने लगी। इस पूरी साहित्यिक परंपरा का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखना है तो भारत के सबसे बड़े महाकाव्य को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी? अपने सबसे पुराने रूप में इसका नाम जय था और इसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। सिर्फ 8,800। और आज जिस महाभारत को हम जानते हैं उसमें 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। जरा सोचिए, ये कमाल का बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं और हर पीढ़ी उसमें कुछ नया जोड़ती जाती थी। तो चलिए अब इस वैदिक युग के पहले दौर में चलते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में, और देखते हैं कि उस समय जिंदगी असल में थी कैसी। शुरुआती वैदिक दौर में समाज कबीलों में बटा हुआ था। इन कबीलों को जन कहा जाता था और हर जन का एक लीडर होता था जिसे कहते थे राजन। अब ये राजन कोई आज के राजा जैसा नहीं था। उसका मेन काम था अपने लोगों की रक्षा करना और लड़ाइयों में उन्हें लीड करना। उसकी ताकत असीमित नहीं थी, उसे अपने कबीले को जवाब देना पड़ता था। और इकोनॉमी कैसी थी, मतलब लोग कमाते ठाते कैसे थे? तो उस समय की पूरी अर्थव्यवस्था जानवरों पर टिकी थी, खासकर मवेशियों पर। लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। और दौलत का मतलब सोना चांदी या जमीन नहीं, बल्कि गायें होती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। पैसों का चलन था नहीं, तो चीजों का लेन देन अदला बदली से होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
हम वैदिक युग के दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में, और यहां सब कुछ बदलने वाला था। तो देखिए, दोनों दौर में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जहां पहले इकोनॉमी पशुओं पर थी, अब वो खेती पर आ गई। जहां पहले छोटे छोटे कबीले थे, अब बड़े बड़े राज्य बनने लगे। लोग जो घूमते फिरते रहते थे, अब एक जगह बस कर रहने लगे। और इस पूरे जबरदस्त बदलाव के पीछे एक चीज थी, एक नई टेक्नोलॉजी, लोहा। तो ये सब हुआ कैसे? लोहा आने से सब कुछ बदल गया। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई होने लगी, और इसका नतीजा, गंगा के मैदानों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। और जब इकोनॉमी बदली, तो पॉलिटिक्स कैसे ना बदलती? अब छोटे छोटे कबीले यानी जन आपस में मिलकर बड़े राज्य बनाने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। और अब राजा सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं रहा, वो एक पूरे इलाके का राजा बन गया। उसकी ताकत, उसका रुतबा, सब कुछ बहुत बढ़ गया। प्रशासन भी पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें सेनापति और पुरोहित जैसे अधिकारी भी आ गए। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं इस युग की विरासत की। वो कौन सी चीजें हैं जो वैदिक काल ने हमें दी और जो आज भी हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा हैं? तो वैदिक युग में हमें बहुत कुछ दिया है। उपनिषदों में जिंदगी के जो गहरे फलसफे हैं, वो यहीं से आए। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ, उनकी जड़ें भी इसी दौर में हैं। राजनीति में राज्य कैसे बने, इसका विकास भी यहीं हुआ। और हमारी कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं, उनकी शुरुआत भी इसी युग में हुई। और उनकी सोच की गहराई का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मुंडक उपनिषद का ये वाक्य हम सब जानते हैं, सत्यमेव जयते, मतलब जीत हमेशा सच की होती है। यह सोच आज भी हमारे देश के आदर्शों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, उस प्राचीन वैदिक दुनिया की कौन कौन सी गूंज आज भी हमारी भाषा में, हमारी सोच में और हमारी परंपराओं में सुनाई देती है।